13 दिसंबर 2001। हर भारतीय के जहन में छपी एक तारीख। दिल्ली में उस दिन भी सर्दी की एक आम सुबह थी। हवा में ताजगी थी और सूरज धुंधला सा दिख रहा था। लेकिन सुबह के 11:40 पर सब कुछ बदल गया। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर धावा बोल दिया। उनका निशाना भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र। पूरा देश अविश्वास और दहशत में देखता रह गया। लाइव न्यूज में बस भगदड़ दिख रही थी। राजधानी में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ये एकदम साफ हो गया था कि आतंकवाद ने भारत के दिल पर वार किया है। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के नेताओं ने इसकी निंदा की। भारत अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और उसने भी डटकर सामना किया। ये उसकी संप्रभुता, उसके मूल्यों और उसके लोगों पर सीधा हमला था। सबके मन में एक ही सवाल था, इतना बड़ा हमला कौन कर सकता है? इसका जवाब आतंकवाद की एक ऐसी दुनिया में छुपा था जहां नफरत पनपती है और मासूम लोगों की जिंदगी एक खतरनाक खेल में मोहरे मात्र होती है। संसद पर हुए हमले की जांच ने आतंक के एक खतरनाक जाल की तरफ इशारा किया। इसके केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसने लाखों लोगों को डरा दिया, मसूद अजहर। अजहर हिंसा का कोई नया नाम नहीं था। जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह के संस्थापक और नेता के रूप में उसका भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देने का एक लंबा इतिहास रहा है। धार्मिक कट्टरपंथ की एक विकृत विचारधारा से प्रेरित भारत के प्रति उसकी नफरत बहुत गहरी थी। पाकिस्तान में अपनी पनाहगाह से अजहर ने इस हमले की योजना बनाई। उसने आतंकवादियों को खुद चुना, उन्हें बारीकी से प्रशिक्षित किया और हर विवरण की योजना बनाई। उसका लक्ष्य सरल लेकिन भयानक था, भारत को अपंग करना और उसके लोगों में डर पैदा करना। संसद पर हमला महज आतंकवाद का काम नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। एक ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि निर्दोष नागरिकों पर लड़ा जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। संसद पर हमले के बीज वास्तविक घटना से महीनों पहले बोए गए थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच बने एक प्रशिक्षण शिविर के अंदर एक खतरनाक योजना आकार ले रही थी। हमारी निगरानी में ये जवान हमारे मकसद के पैगाम्बर बनेंगे। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों की निगरानी में 5 जवानों के एक समूह को खुदकुशी हमलावरों के रूप में ढाला जा रहा था। उन्हें उनकी कट्टरता, एक ऐसे मकसद के लिए मरने की इच्छा के लिए चुना गया था जिसे वे बमुश्किल समझते थे। ये कोई सख्त आतंकवादी नहीं थे, बल्कि जल्दी प्रभावित होने वाले नौजवान थे। उत्पीड़न और शहादत की कहानियों से उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वे खुद को एक नेक मकसद के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के रूप में देखते थे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी चीज के लिए तैयार रहें। उनका प्रशिक्षण कठोर होना चाहिए। आतंकवादी अब तबाही मचाने के लिए तैयार थे। कश्मीर में पोरस सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की। उन्होंने खुद को छुपा कर रखा और भीड़ भरे शहरों की गुमनामी में समा गए। हमें पूरी तरह से घुलना मिलना होगा। कोई भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। भारत के भीतर काम कर रहे स्लीपर सेल के एक नेटवर्क द्वारा उनके आने जाने का इंतजाम किया गया था। इन सेल ने साजो सामान का सहयोग, छिपने के लिए सुरक्षित घर और परिवहन प्रदान किया। यह हमला एक जटिल ऑपरेशन था जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता थी। इसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, हथियार और विस्फोटक हासिल करना और संसद परिसर में प्रवेश के सबसे संवेदनशील बिंदुओं की पहचान करना शामिल था। जैसे जैसे हमले का दिन नजदीक आता गया, आतंकवादी अपने मौके की प्रतीक्षा में छिपे रहे। मारने की ठान चुके उनके चेहरों पर उस तबाही का कोई सुराग नहीं था जो वे मचाने वाले थे। भाग 5, निर्णायक घड़ी, आजादी पर हमला। 13 दिसंबर 2001। AK-47 राइफल, हथगोले और विस्फोटकों से लैस आतंकवादी नकली संसद स्टिकर लगी एक कार में सवार होकर संसद परिसर के पास पहुंचे। उनके चेहरे नकली सुरक्षा पास के पीछे छिपे हुए थे। सुबह 11:40 पर उन्होंने मुख्य द्वार को तोड़ा। उनकी कार एक सुरक्षा बैरियर से टकरा गई। अचानक किए गए इस हमले ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। जैसे ही आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, अफरा तफरी मच गई। गोलियों और धमाकों की आवाज से सर्द सुबह का सन्नाटा टूट गया। सुरक्षाकर्मी, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, जवाबी कार्रवाई करने के लिए दौड़ पड़े।
कट्टरता से भरे आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं और हथगोले फेंके। उनका निशाना उनकी नजरों के सामने जो भी दिखाई दे, नेता, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक सभी गोलीबारी की चपेट में आ गए। भाग 6। एक गर अडिग खड़ा है। हमले की अचानकता और क्रूरता के बावजूद कार्रवाई तेज और पुख्ता थी। सुरक्षाकर्मी हालांकि शुरुआत में चौंक गए थे, उन्होंने साहस और वीरता के साथ मुकाबला किया। कांस्टेबल कमलेश कुमारी के नेतृत्व में निहत्थे संसद सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने आतंकवादियों का सामना किया और उन्हें मुख्य भवन में प्रवेश करने से रोका। उनकी बहादुरी ने बहुत कीमती समय दिया। संसद के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। इमारत के अंदर फंसे नेता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पूरा देश अपनी सांसें थामे अपनी टेलीविजन स्क्रीन से चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके लोकतंत्र का भाग्य अधर में लटका हुआ है। भाग 7। तबाही के बाद कुछ ही मिनटों में संसद के आसपास का इलाका सुरक्षा बलों से भर गया। लगभग 1 घंटे तक भयंकर गोलीबारी हुई। एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। दोपहर 12:45 पर फायरिंग बंद हो गई। उसके बाद छाई खामोशी बहुत भयानक थी, जो सिर्फ सायरन की आवाज और घायलों के रोने की आवाज से टूट रही थी। इस हमले ने अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ दिया। 9 लोग मारे गए, 5 सुरक्षाकर्मी, 1 माली, संसद के 2 कर्मचारी और एक टेलीविजन कैमरामैन। कई अन्य घायल हो गए जो हमले के शारीरिक और भावनात्मक जख्म सह रहे थे। संसद भवन खुद ही घायल खड़ा था, जिस पर गोलियों और गोला बारूद के निशान थे। फिर भी यह अडिग खड़ा था, आतंक के सामने भारत के साहस का प्रतीक। भाग 8। आजादी की कीमत। इस हमले के बाद दुख, गुस्सा और एक मजबूत इरादा देखने को मिला। राष्ट्र ने अपने उन वीरों के लिए शोक मनाया जिन्होंने लोकतंत्र के इस गैराज की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। इस हमले ने भारत को पहले जैसा कभी नहीं था वैसा एकजुट कर दिया। हर वर्ग के लोग, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों, ने इस घटना की निंदा की और पीड़ितों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। जनता के गुस्से को देखते हुए सरकार ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक राजनयिक अभियान शुरू किया, जिसे आतंकवादियों को पनाह देने वाला माना जा रहा था। इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भी काफी बदलाव किए गए। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और नए आतंकवाद विरोधी कानून बनाए गए। हमले की जांच तेजी से और पूरी तरह से की गई। भाग 9। न्याय की जीत होती है। फोरेंसिक सबूत, प्रत्यक्षदर्शी बयान और सैटेलाइट फोन पर हुई बातचीत के अवरोधों ने स्पष्ट रूप से इसमें जैश-ए-मोहम्मद और उसके नेता मसूद अजहर की भूमिका की तरफ इशारा किया। भारत ने मांग की कि पाकिस्तान अजहर और जैश-ए-मोहम्मद के अन्य नेताओं को उसे सौंप दे। पाकिस्तान ने हमले की निंदा तो की, लेकिन किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और उन्हें सौंपने से मना कर दिया। दिसंबर 2002 में भारत में एक विशेष अदालत ने आतंकवादियों को सहयोग प्रदान करने के आरोप में 4 लोगों पर मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी ठहराया। उनमें से एक अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई थी। कानून ने देर से ही सही, लेकिन आखिरकार इस जघन्य अपराध के जिम्मेदार लोगों को पकड़ ही लिया। भाग 10। यादों के जख्म। संसद पर हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने इस वैश्विक खतरे के लिए लोकतंत्रों की कमजोरी को उजागर किया और सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया। इस हमले ने आतंकवाद की मानवीय कीमत की भी याद दिलाई। पीड़ितों के परिवार आज भी उस दर्द और अपनों को खोने के गम के साथ जी रहे हैं। उस दिन हुई घटनाओं ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भारतीय संसद लोकतंत्र और साहस का प्रतीक है। हमले के निशान आज भी दिखाई देते हैं, जो आजादी की कीमत की लगातार याद दिलाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन भारत की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और आतंकवाद का मुकाबला करने का उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। 13 दिसंबर 2001 को अपनी जान गंवाने वालों की यादें इस खतरे के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश को प्रेरणा देती रहेंगी।